ओके। नमस्कार दोस्तों, मैं ए.के. सिंह। मैं आपके साथ आज करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग बातें करना चाहूँगा। करंट अफेयर्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन गया है। जिस तरह से हम कहते हैं ना कि हिस्ट्री इज़ द मदर ऑफ़ द आल सब्जेक्ट, अगर उसी तरह से आज मैं ये कहूँ कि करंट अफेयर्स मदर ऑफ़ द आल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो गया है, वही चीज़ हो गई है। लेकिन इसके साथ अभी फ़िलहाल में बहुत सारी प्रॉब्लम्स जुड़ी हुई हैं कि करंट अफेयर्स पढ़ें कैसे, कहाँ से पढ़ें। और अभी अभी मैंने जैसे देखा है कि यूपीएससी का रिज़ल्ट आया है, यूपीएससी 2021 का। उसमें श्रुति शर्मा जी ने टॉप किया है और उनका मैं कहीं स्टेटमेंट पढ़ रहा था, जो उस स्टेटमेंट में उन्होंने कहा है कि आज के कंपटीशन युग में किसी भी कंपटीटर के लिए सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो ये है कि विराटता में संकीर्णता को खोजना। उस स्टेटमेंट का आपने क्या मतलब समझा ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन उस स्टेटमेंट का सीधा मतलब मेरे हिसाब से ये है कि आज कंटेंट के रिगार्डिंग पूरा मार्केट, जो एजुकेशन का मार्केटिंग है, पूरा भरा पड़ा है। इतना कंटेंट है, एक सब्जेक्ट के ऊपर इतनी किताबें छपी पड़ी हैं कि हम कितना कंटेंट पढ़ें और कहाँ से पढ़ें। उस कंटेंट को समराइज करना क्या एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, उस चीज़ को जानना आज के कंपटीटर के लिए बड़ा ही चैलेंज का काम बन गया है। इसीलिए अब करंट अफेयर्स क्योंकि पूरे सब्जेक्टों से जुड़ा हुआ होता है, तो करंट अफेयर्स को किस तरह से पढ़ें उसके रिगार्डिंग मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा। जिस तरह से आप सुबह जगते हो, यूट्यूब पे जाओ, सुबह से ही करंट अफेयर्स की एक मंडी लग जाती है। वहाँ पे तरह तरह के टीचर्स, तरह तरह का ग्लैमरस लुक आपको देखने को मिलेगा, जो कि आप करंट अफेयर्स वहाँ न्यूज़ के जैसे आपके प्राइवेट न्यूज़ चैनल होते हैं। प्राइवेट न्यूज़ चैनल जिस तरह से न्यूज़ को अपने अलग ही टीआरपी बढ़ाने के लिए अलग अलग ढंग से परोसते हैं, उसी तरह से आज करंट अफेयर्स परोसा जा रहा है। लेकिन हमारे इस देश में शिक्षा के साथ ऐसा बर्ताव करना बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। मेरे जैसे ज़मीन से जुड़े हुए लोग तो इस चीज़ को बिल्कुल कतई पसंद नहीं कर सकते, क्योंकि शिक्षा इस देश की नींव रही है। जगत गुरु हम कहलाए हैं, बुद्ध, महावीर, गांधी जैसे लोग इस देश में पैदा हुए हैं और वो शिक्षा के ही दम पे, ज्ञान के दम पे इस देश को जाना जाता है। तो मैं यहाँ पे जो करंट अफेयर्स की आपसे बातें करूँगा, सबसे पहले तो हमारा मेन फोकस होगा कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू न्यूज़ हम कैसे निकालें और उनको जो भी न्यूज़ हैं हम उन्हें एग्ज़ाम से कैसे जोड़ें। जो कि आज का करंट अफेयर्स है वो हमारे स्टैटिक्स जीके से भी जुड़ता है। स्टैटिक जीके से जुड़ेगा तो स्टैटिक्स के भी वही क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे जो करंट की न्यूज़ों से जुड़े हुए हैं। करंट की न्यूज़ से जुड़े हुए जो क्वेश्चंस होंगे वो स्टैटिक्स में पूछे जाएंगे, तो हमें स्टैटिक्स भी करंट के साथ पढ़नी है। ये सब चीज़ें हमें देखनी है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि करंट के लिए हम कौन कौन से सोर्स यूज करें जिनसे हम एक एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उन चीज़ों को निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम जैसे करंट के लिए मैं ऑथेंटिक सोर्सों की बात करता हूं, तो सबसे पहले तो हमारा आकाशवाणी समाचार। दूसरी चीज़ होती हैं हमारी गवर्नमेंट की रिपोर्ट्स, वेबसाइट के ऊपर जो अपडेट होते हैं वो हमारे इंपॉर्टेंट होते हैं। कैबिनेट के निर्णय, हमारे संवैधानिक पदों के जो पदाधिकारी हैं, पीएम का भाषण, राष्ट्रपति का भाषण, इन चीज़ों को हम ऑथेंटिक स्रोत मान सकते हैं। तीसरी बात हमारी ये होती है कि हमारे आर्टिकल्स छपते हैं विभिन्न राष्ट्रीय अखबारों में। मेरे हिसाब से कम मैं जो अपनी करंट न्यूज़ तैयार करना चाहूँगा उसमें मेरे 8 राष्ट्रीय अखबारों की लेख शामिल होते हैं, जिसमें विभिन्न तरह के विद्वान किसी भी अलग अलग परिप्रेक्ष्य में अपने विचार देते हैं और किसी भी करंट इवेंट के बारे में उन विचारों को सुन के हम वहाँ से करंट न्यूज़ निकालते हैं। जैसे अपने जाने माने भरत झुनझुनवाला हैं, जो कि इकोनॉमी के ऊपर बहुत अच्छा लिखते हैं और बहुत अच्छी समझ है, उनकी चीज़ें हमें समझनी पड़ती हैं, देखनी पड़ती हैं, वो हमें करंट अफेयर्स में शामिल करनी पड़ेंगी। दूसरी बात ये है कि दोस्तों के हम करंट अफेयर्स जो पढ़ेंगे उसको किस तरह से हम एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लिंक करना है। मैं आपको एक टंकी प्रोवाइड नहीं कराऊंगा कि ज्ञान की एक टंकी आपको दे दी जाए और उस टंकी में से पानी निकाल के आप पीजिए। मैं चाहूँगा कि आप कुआं खोदना सीखें, और कुआं खोदना सीख जाएंगे तो आप ये खुद पहचानने लग जाओगे कि कौन सी चीज़ इम्पोर्टेंट है और कौन सी चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं है। जब आपका फोकस दृष्टि इस तरह की हो जाएगी कि आप खुद पहचानने लग जाओगे, तो आपको कहीं से भी भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और उसी से आप सफलता को प्राप्त कर पाओगे। आप किसी भी तरह की दूसरे की बताई हुई चीज़ों से आप चलना चाहोगे तो आप सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। आपको खुश रहना है, अपने हिसाब का कंपटीशन एग्ज़ाम चुनना है, जिसके लिए आप पसंद करते हो वही कंपटीशन
कंपटीशन एग्ज़ाम आपको चूज करना है। पड़ोसी के बर्माजी का लड़का कौन से एग्ज़ाम की तैयारी करना है उसके हिसाब से आपको नहीं जाना, क्योंकि हमें जो हमारी पसंद का हम जो काम करते हैं उसी काम को हम अच्छे से करते हैं। ध्यान रखना, जिस दिन आप खुश होते हो वो दिन आपका बहुत जल्दी गुजर जाता है, और जिस दिन आप दुखी होते हो वो दिन आपका बहुत ही बुरा गुजरता है, और आपको ऐसा लगता है कि ये दिन कटने में ही नहीं आ रहा। ये आइंस्टीन का सापेक्षिकता का सिद्धांत है, जिसमें आइंस्टीन ने कहा था कि एक गर्मी में एक गर्म तवे के पास किसी पुरुष को बैठा दिया जाए तो वो उसका 1 घंटा 1 साल के बराबर गुजरेगा, और अगर ये उसी पुरुष को एक सुंदर स्त्री के पास बैठा दिया जाए तो उसका 1 घंटा 1 सेकंड के समान गुजर दिया जाएगा। ये सापेक्षता का सिद्धांत है। इसलिए आपको जो काम करना है, तनाव नहीं लेना अपनी कंपटीशन की तैयारी में, अपनी पसंद का एग्ज़ाम चुनना है, और अपनी पसंद के एग्ज़ाम के साथ जब आप तैयारी करोगे तो आप खूब मेहनत कर जाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा मैंने कितनी मेहनत कर ली। ये अपनी बॉडी सबसे बड़ी मशीन है दुनिया की। आप कितना भी बड़ा स्मार्टफोन खरीद लीजिए, आपका स्मार्टफोन इसी बॉडी ने बनाया है, क्योंकि किसी भी स्मार्टफोन को चलाने के लिए आपको उसको टच करने की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन ये शरीर ऐसा है कि ये संवेदनाओं से चलता है। आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत है, आप संवेदनाओं के अनुसार चल सकते हो। पर इस बॉडी की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि आप इसका जितना यूज करेंगे ये उतना ही अच्छा चलता है। तो आलस बिल्कुल नहीं करना। उठ जाओगे अगर तुम खड़े होके तो हौसलों को पंख लग जाएंगे, और कुछ बदले या न बदले मेरा दावा है इतिहास बदल जाएंगे। दूसरी बात यह है दोस्तों कि विवेकानंद जी ने कहा है कि महान लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए महान कर्म भी करना पड़ता है। हमेशा याद रखना, पानी में भीगा हुआ इंसान लिबास बदल सकता है, लेकिन पसीने में भीगा हुआ इंसान इतिहास बदल सकता है। इस तरह से मैं आगे आपको एक डेमो के रूप में इस क्लास को आपके सामने पेश कर रहा हूँ। मेरा पढ़ाने का जो तरीका है मैं वो आपके साथ डिस्कस ये करना चाह रहा हूँ। पहले मैं न्यूज़ के फॉर्मेट में आपको न्यूज़ बात करूँगा, उनके इर्द गिर्द जो स्टैटिक जीके होगी, जो इम्पोर्टेंट होंगे, मैं उनको आपको बताऊँगा कि ये चीज़ आपको कवर करनी है। जितनी मैं यहाँ कवर करा सकता हूँ वो कराऊँगा। उसके बाद हम इसी न्यूज़ फॉर्मेट के ऊपर MCQ सेशन चलाएंगे। मेरा कोई भी MCQ सेशन न्यूज़ से अलग नहीं होगा, जो मैं पढ़ाऊँगा वही MCQ सेशन होगा। MCQ सेशन का महत्व ये होता है कि हम जो भी MCQ पेपर हम देते हैं किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम का, कोई प्री एग्ज़ाम हो, मैं RAS मेंस वगैरह को अगर हम थोड़ी देर के लिए अलग कर दें, तो जब कोई भी हम कंपटीशन एग्ज़ाम देते हैं तो MCQ फॉर्मेट में ऑप्शन में आपको कंफ्यूज किया जाता है। कन्फ्यूज ये किया जाता है कि कई बार आपको पता होता है कि हमने न्यूज़ पढ़ी है, उसके बारे में हमें जानकारी है, लेकिन ऑप्शन इस तरह से सेट किए जाते हैं कि आपको वहाँ पे कंफ्यूज कर दिया जाता है, और आप ऑप्शन में डिसाइड नहीं कर पाते कि इस ऑप्शन को चूज़ करूँ कि उस ऑप्शन को चूज़ करूँ। उसके लिए ज़रूरी ये है कि आपको अपने दिमाग को एक निश्चित ट्रेनिंग देनी पड़ेगी ऑप्शन सेलेक्ट करने की, और जब ट्रेनिंग आपका दिमाग इस काम में ट्रेंड हो जाएगा, उसके बाद ही आप उन क्वेश्चनों को अच्छे से सॉल्व कर पाओगे और सफलता के लिए अधिकतम से अधिकतम अंक प्राप्त कर पाओगे। दोस्तों, उसके लिए मैं आपको एक प्रेजेंटेशन के रूप में एक न्यूज़ आपको आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। सबसे पहले हम देखेंगे जिस तरह की न्यूज़ हम उठाते हैं और उन न्यूज़ों का क्या महत्व है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये राष्ट्रीय स्तर की न्यूज़ है जिसमें लिखा हुआ है बाड़मेर में राजनाथ और गडकरी ने किया इमरजेंसी लैंडिंग का उद्घाटन। चूँकि बाड़मेर राजस्थान में पड़ता है तो राजस्थान के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, और क्योंकि ये एक केंद्र सरकार का किया हुआ काम है तो ये भी नहीं कह सकते कि हम इंडिया लेवल के एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। तो यहाँ पे क्या किया गया है कि एक इमरजेंसी लैंडिंग बनाई गई है विमानों के उतरने के लिए, एक हरकुलस। मैं स्लाइड पढ़ के आपको नहीं दिखाऊंगा, स्लाइड में जो कुछ लिखा है उसको आप पढ़ सकते हैं, हिंदी में लिखा हुआ है, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं जो पॉइंट हैं आपके इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं उनकी तरफ आपका ध्यान आकर्षित करवाने का मेरा मुख्य फोकस रहेगा। आप देखिए, एक तो यहाँ पर जो हमने विमान उतारा है वो विमान उतारा है हरकुलस। इस विमान का नाम आपको याद रखना है, किसी भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। कौन सा? C-130J हरकुलस विमान। ये विमान अमेरिका का विमान है, अमेरिका द्वारा बनाया हुआ था। कौन से रोड पे उतारा गया है वो आप देख लेंगे। ये रोड है अपना NH, इसका नया नाम है ये NH जो 25 है उसके पैरेलल बनाया हुआ रोड है, उसी को विकसित किया गया है। 925A के नाम से ये रोड है, इसके ऊपर हमने विमान उतारा है। कौन सा उतारा है? हरकुलस विमान उतारा है। इमरजेंसी लैंडिंग की क्या ज़रूरत पड़ती है कि युद्ध में जब हमारे विमान उड़ रहे होते हैं तो हम
ज़रूरी नहीं है कि किस स्थान पे हमारे विमान का फ्यूल ख़त्म हो जाए, तो हमें इमरजेंसी लैंडिंग बनानी पड़ती है जिसके तहत हम वहाँ से विमान को उतार के अपने विमान को रिफ्यूल कर लें और उसके साथ फिर आगे हम लड़ाई जंग जारी रखें। 2 केंद्रीय मंत्रियों ने इसमें इसका उद्घाटन किया, जिसमें हमारे सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और आपके हमारे रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, जिनको आप जानते ही हैं। विपिन रावत भी इस विमान में बैठे थे, आपको पता है उस देश के पहले प्रथम CDS थे। दुर्भाग्य से एक विमान दुर्घटना में भी, हेलीकॉप्टर दुर्घटना में ही उनकी डेथ हो गई, जो हमारे देश के लिए दुखद बड़ी बात रही। आगे हम चलते हैं, इन चीज़ों को आपको फोकस करना है। दूसरी बात ये है कि राजस्थान के जो एग्ज़ाम हैं उनके लिए मैं ये भी बता सकता हूँ कि ये NH बताऊंगा कि NH जो 25 है इसको आपको ध्यान में रखना है। NH-25 उसका जो नया नाम है वो था NH-925A। NH-925A का जो है वो उसका पूर्व नाम क्या था, NH-25। और ये जो आपका नेशनल हाईवे है कहाँ से कहाँ तक चलता है, ये ब्यावर से बाड़मेर तक जाता है। इस हाईवे की एक विशेषता ये भी है कि ये पूरा का पूरा हाईवे राजस्थान में ही एग्जिस्ट करता है, राजस्थान से बाहर इसका कोई भी अस्तित्व नहीं है। इसमें आगे लिखा हुआ है कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग के वास्ते NH में सट्टा गंधव खंड में 3 किलोमीटर, इस जगह का भी नाम याद रख सकते हो राजस्थान के पॉइंट ऑफ व्यू से, 3 किलोमीटर के हिस्से में ये इमरजेंसी लैंडिंग का निर्माण किया गया है। इसमें कितनी लागत आई है उस लागत को देख सकते हैं आप एक तरफ से। हालांकि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि लागत, इतना डीप में जाके लागत आपसे पूछे। और इसमें एक वर्ड और आया है कि इसमें पहले पेव्ड शोल्डर विकसित किए गए हैं। पेव्ड शोल्डर क्या होता है भाई लोगों, उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी हम रोड बनाते हैं, जब भी हम हाईवे बनाते हैं, तो हाईवे में पहले हम जिसको हम कहते हैं ना फुटपाथ, पहले हम साइड वाले रोडों को बना देते हैं फुटपाथ के तौर पर, जहाँ पे हमारी साइकिल्स या पैदल लोग निकल सकते हैं। उसके बीच में मेन रोड होता है, तो हम इसको बोलते हैं पेव्ड शोल्डर। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। मैं आगे चलता हूँ और आगे हम देखते हैं कौन सी न्यूज़ है इसकी। अभी यही आप न्यूज़ हमने कवर की है। पृष्ठभूमि में ये है कि इमरजेंसी लैंडिंग इससे पहले भी कई बन चुके हैं, जिसमें 19 महीने के अंदर पूरा, ये जो इसका टाइम पीरियड दिया हुआ है 19 महीने के अंदर इसको पूरा किया गया है। जुलाई 2019 में इसका काम शुरू किया गया था। इसकी देख रेख में HP कि कौन सी कंपनी काम कर रही थी वो देख लेंगे एक बार। इसको HB इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने इसका निर्माण किया है। साल 2017 में लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर, यमुना एक्सप्रेसवे पर, हाईवे पर इंडियन एयरफोर्स विमान एवं इमरजेंसी लैंडिंग कर चुके हैं। एयरफोर्स विमान सड़कों की लैंडिंग इमरजेंसी डलेंगे। इससे पहले अगर हम बात करें तो यमुना एक्सप्रेसवे है जो नोएडा से आगरा के बीच में है, और लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे है, उसके ऊपर भी हम विमान उतार चुके हैं। तो ये हमारे देश के लिए अच्छी खबर है, जो कि मैं ये कहूँ कि सामरिक दृष्टि से ये बहुत अच्छी न्यूज़ है कि हमारे विमान रोडों के ऊपर उतर रहे हैं, जिससे कि सामरिक दृष्टि से हम बहुत मजबूत हो रहे हैं। और एक रैंकिंग अभी आई हुई है जिसमें वायुसेना को हमारी को 3रा स्थान मिला है। ये देश के लिए बहुत अच्छी खबर है। और जिस तरह से हमारे चीन और पाकिस्तान के साथ मतभेद चलते रहते हैं, उन चीज़ों के ऊपर भी अंतर्राष्ट्रीय जो संबंध होते हैं उनके ऊपर हमारी आर्मी फोर्स की बड़ी वैल्यू होती है। वहाँ पे आर्मी फोर्स हमारी मजबूत होगी तो इंटरनेशनल लेवल पर हम अपने मुद्दे मजबूती के साथ रख सकते हैं। पुष्कर एवं जैसलमेर सोलर सिटी के रूप में विकसित होंगे, अगली खबर है। पुष्कर और जैसलमेर। पुष्कर आप जानते हैं अजमेर में है, धार्मिक तीर्थ स्थल के रूप में जाना जाता है। और जैसलमेर हमारा रेगिस्तान के लिए जाना जाता है, रेगिस्तान के दोहरों के टीलों के लिए जाना जाता है। खूब सारी यहाँ पे धूप पड़ती है। हम राजस्थान में कहते हैं लगभग ये सोलर डे के रूप में जाने जाते हैं, सोलर डे के रूप में जाते हैं। 325 डे हमारे पास ऐसे होते हैं राजस्थान में जहाँ से हम सोलर प्राप्त कर सकते हैं। सोलर सिटी का महत्व ये है, आपको पता होगा कि नवंबर, अगर मैं आपको बताऊं कि नवंबर 2015
में एक समझौता हुआ था, पेरिस समझौता। उसमें ये डिसाइड हुआ था कि हम अपनी जो ग्रीन एनर्जी है उसका विकास करेंगे, ग्रीन एनर्जी का विकास करेंगे। देश में जो हमारा क्रूड ऑयल है, जो हमारे जीवाश्मीय जो ईंधन है उसको कम करेंगे और हम ग्रीन एनर्जी का विकास करेंगे। उसके थ्रू इस तरह के सिटी हम बनाए जा रहे हैं जिनमें क्या हो रहा है कि हमारा पूरा का पूरा सिटी का जो बिजली का खर्चा है वो किससे निर्धारित होगा? सोलर के द्वारा हमारी पूरी बिजली की आपूर्ति होगी। उसमें 18 अगस्त 2000 मंत्री BD कल्ला है, हमारे ऊर्जा मंत्री, फिलहाल में ये शिक्षा मंत्री हैं राजस्थान के। इन्होंने क्या किया है, जैसलमेर शहर को सोलर सिटी के रूप में विकसित करने के लिए ये किया गया है। रूफ टॉप लगेंगे, रूफ टॉप मतलब छतों के ऊपर सोलर सेल लगाए जाएंगे, सोलर प्लेट लगाई जाएंगी। उन सोलर प्लेट के द्वारा से घरों की जो बिजली की आपूर्ति है वो पूरी की जाएगी और जितनी भी बिजली बचेगी उस बिजली को हम दूसरे कामों के लिए सरकार को बेच सकते हैं, सरकार उसको अलग कामों में यूज कर सकती है। तो पूरा का पूरा शहर सोलर सिटी से, सोलर ऊर्जा से ही चलेगा और इसी कारण हम उसे सोलर सिटी कहेंगे। दूसरी बात है कि सरकार सोलर के ऊपर बहुत सारा काम कर रही है, क्योंकि ये ऐसी एनर्जी है कि कभी ख़त्म होने वाली नहीं है। क्योंकि जब तक सूरज रहेगा तब तक तो इस एनर्जी का यूज होता ही रहेगा। तो सूरज के साथ इस एनर्जी का स्रोत जुड़ा हुआ है, तो ये सबसे बड़ी एनर्जी है। सरकार ने किसानों के लिए भी एक कुसुम योजना चलाई है। कुसुम योजना में क्या होता है? कुसुम योजना में किसानों को खेती के लिए सोलर पंप दिए जाते हैं। ये 2019 में चलाई गई योजना थी, जिसमें क्या किया गया था कि सोलर पंप दिए जाएं, सिंचाई के काम आएंगे। तो वो भी एक इसी तरह का है। उसमें पेरिस समझौते में एक सौर गठबंधन भी बना था। सौर गठबंधन का जो मुख्यालय है वो मुख्यालय कहाँ पे खोला गया है? गुरुग्राम में खोला गया है। ये आपको गुरुग्राम हरियाणा में इसका मुख्यालय बना है। सौर गठबंधन में हम कहते हैं ना सूर्य कंट्री वो हैं जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में लाई करते हैं। अगर मैं यहाँ को ग्लोब बना के समझाता हूँ, ऐसे समझो, ये 23.5 डिग्री नॉर्थ और ये 23.5 डिग्री साउथ। इसके बीच के जो देश हैं वो कितने देश हैं? 101। बीच के जो देश हैं 101 देशों के बीच में समझौता हुआ है सौर गठबंधन का जो गठबंधन हुआ है उसका मुख्यालय कहाँ पर है? गुरुग्राम हरियाणा में खोला गया है। और ये हमारे देश में दूसरे देशों से टेक्नोलॉजी लेंगे हम। जो लोग टेक्नोलॉजी में संपन्न हैं सौर ऊर्जा की, वहाँ से हम टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान होगा और उस टेक्नोलॉजी के थ्रू हम अपने देश में सौर ऊर्जा का विस्तार करेंगे। इस तरह का गठबंधन हुआ है। पलाऊ देश अभी इस गठबंधन में शामिल होने वाला नया देश है। अभी नया देश, सबसे नया देश कौन सा है? पलाऊ। कहाँ है ये? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में इसको स्थित है। इस तरह की चीज़ें हैं जो कि हम इन चीज़ों को अपने एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कनेक्ट करते हैं। ये चीज़ें जो कि हम चल रही हैं न्यूज़ में, जब न्यूज़ में चल रही हैं तो इनका बैकग्राउंड भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। उन चीज़ों को समझना आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि इसके रिगार्डिंग क्या है। फिर आप स्टैटिक जीके में देखोगे कि ये क्वेश्चन क्यों पूछ लिया गया, ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों था। आपको वहाँ नहीं समझ पाते, क्लिक नहीं कर पाते, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ें न्यूज़ में थी और न्यूज़ को आपने अच्छे से पढ़ा नहीं। आपको न्यूज़ चैनल के रूप में पढ़ाई जाती हैं। जब न्यूज़ चैनल के रूप में आप न्यूज़ पढ़ोगे तो आप इन चीज़ों को नहीं समझ पाओगे। और आपको यही चीज़ सीखना है, आपको पढ़ने के तरीका अपना बदलना पड़ेगा। जब पढ़ने का तरीका आप बदल दोगे तो आप हर चीज़ आपको आसान लगने लग जाएगी। आप समझ जाओगे कि ये न्यूज़ चली थी और इस न्यूज़ की वजह से स्टैटिक जीके का ये क्वेश्चन पूछा गया है। हिस्ट्री हो या कोई भी सब्जेक्ट हो, आप वहाँ पे इन सब चीज़ों को देखते हैं। राजस्थान के अध्यक्ष ऊर्जा निगम, इसको आप पढ़ लेंगे, अध्यक्ष एवं प्रबंधन सुबोध अग्रवाल ने बताया कि कौन है आपके? सुबोध अग्रवाल जी ने बताया कि भारत सरकार ने नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय की सोलर सिटी योजना के क्रियान्वयन हेतु RCT केंद्र द्वारा नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करेगी, जो कि संबंधित विभाग एवं समन्वय स्थापित कर इस योजना में मूर्त रूप प्रदान
करेंगे। तो सोलर सिटी जो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अब आपके एक नई न्यूज़ है, इसको भी बहुत इम्पोर्टेंट है, राजस्थान के एग्ज़ाम से भी और केंद्र के एग्ज़ाम के लिए इस वजह से इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये केंद्र सरकार द्वारा इनको पुरस्कृत किया गया है। ये केंद्रीय साहित्य अकादमी, केंद्रीय साहित्य अकादमी की अगर मैं बात करूँ, केंद्रीय साहित्य अकादमी की बात करूं तो बस जल्दी से मुझे बताओगे कहाँ पे स्थित है? दिल्ली में। कब इसकी स्थापना हुई? 1994 में। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसका पुरस्कार किस किस को मिला है? महेंद्र सिंह छायण को। महेंद्र सिंह छायण कहाँ से बिलोंग करते हैं? राजस्थान में पूछा जा सकता है। कहाँ से बिलोंग करते हैं जल्दी से मुझे बताओगे तो आप कहोगे सर ये तो जैसलमेर से बिलोंग करते हैं। इनको हम जानते हैं, जैसलमेर के लोग तो अवश्य ही जानते होंगे, इसमें कोई दो राय भी नहीं है। जैसलमेर के लोग जानते हैं तो राजस्थान के लोगों को भी जानना पड़ेगा क्योंकि वो राजस्थान के भी इंसान हो गए अब, और उन्होंने बहुत अच्छा राजस्थान का नाम रोशन कर दिया। साहित्य अकादमी की नई दिल्ली द्वारा भारतीय विद्या भवन बंगलौर में आयोजित युवा पुरस्कार अर्पण, ये आपको इम्पोर्टेंट है किसी भी एग्ज़ाम के लिए कि युवा पुरस्कार का जो सम्मेलन है वो कहाँ पे हुआ है? बेंगलोर में हुआ है। ये कहीं पे भी पूछा जा सकता है। ख्यात प्राप्त युवा कवि महेंद्र सिंह छायण को प्रदान किया गया है साहित्य का, और साहित्य अकादमी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है ये बात भी आपको याद रख लेनी चाहिए। मैं इस न्यूज़ को अब यहाँ पढ़ा रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसको इसी नाम को रट लो, इसी नाम को नहीं रटना है। आपको हमेशा अपडेट रहना है। आपको एक बार साइट पर जाके देख लेना है फिलहाल अध्यक्ष कौन है, वही अध्यक्ष याद करने। ये अध्यक्ष हमेशा के लिए नहीं है क्योंकि कोई भी अध्यक्ष हमेशा बदलते रहते हैं। तो हमें, क्योंकि साहित्य अकादमी का नाम आया है तो उसके रिगार्डिंग हमको उनके अध्यक्ष पढ़ने का दायित्व तो बन जाता है, और दायित्व तो आपका ये भी बनता है कि हम ये भी चेक कर लें कि कहीं वो बदल नहीं गए हों और हमने पुराना डेटा कलेक्ट नहीं कर लिया हो। युवा छवि छायण ये है पुरस्कार उनकी राजस्थानी कवि, राजस्थानी काव्य कृति इड़ धरती रे उजल आंगड़। क्या बात है, ये राजस्थानी भाषा का वर्ड उच्चारण है जिसको पढ़ने में किसी को भी दिक्कत हो सकती है। मेरे जैसे लिखो इड़ धरती रे उज्जवल आंगन। ये राजस्थान की धरती की विशेषता बता रहा है, मुझे ऐसा ही लग रहा है इसके स्टेटमेंट से। एक हम बचपन में एक कविता हमने भी पढ़ी थी, धरती दोहरारी, जिसमें राजस्थान की दोहरों की धरती की विशेषता की गई है। उसके लिए आपको ये राजस्थान के एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ बन जाती है कि हमारे जो महेंद्र सिंह छायण हैं उनकी कौन सी कृति के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया है। ये चीज़ अच्छी तरह से देख लोगे। इससे पहले कवि जो हुए थे आलोचक, उनकी रूडो राजस्थान, कमल, कटार, और ये आप इम्पोर्टेंट चीज़ें इनको एक बार देख लोगे। जैसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है लेकिन आप ये इस तरह मायने में देख सकते हैं कि इनसे पहले भी किन चीज़ों को, किन लोगों को इनके बारे में पुरस्कार मिलता है। इस पुरस्कार के अंतर्गत ताम्र फलक क्या होता है, पुरस्कार के अंदर क्या मिला है इनको? ताम्र फलक, प्रशस्ति पत्र और 50,000 की राशि का चेक प्रदान किया गया है। ये आपको देख लेंगे जो वहाँ पे जो पुरस्कार मिला है, पुरस्कार में किस तरह की चीज़ें उनको क्या दिया जाता है, क्या नहीं दिया जाता। देखिए भंवर सिंह सामौर के देख लेंगे। इससे पूर्व भंवर सिंह सामौर को अकादमी के अध्यक्ष के रूप में अकादमी के अध्यक्ष डॉक्टर चंद्रशेखर कम्बाला राजस्थानी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार को घोषित किया गया था। राजस्थानी लेखक भंवर सिंह सामौर को उनकी कृति संस्कृति री सनातन दीड़, अगर आपको RAS प्री का पेपर दिया हो तो उसमें ये क्वेश्चन आया था। मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ आपके लिए। RAS ये कौन सा है, 2021 के प्री में ये वाला क्वेश्चन पुटअप हुआ था। तो आप ये समझ लो कि ये कितनी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। और आप कोई भी भाषा होता, कोई भी सिलेबस उठाओगे किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम का, उस सिलेबस में साहित्य और भाषा का सिलेबस मेंशन होगा। दूसरी बात ये है कि मैं यहाँ पे आपको ये भी बता देना चाहूँगा साथ के साथ में कि बहुत सारे कंपटीशन एग्ज़ामों को एक साथ कवर करने के लिए हम ये इस तरह का
जो लेक्चर है वो तैयार करते हैं। आपका आप कौन सा कंपटीशन है उसका आपको ध्यान रखना है। आप अपने कंपटीशन के अनुसार छोटे से नोट्स बनाएंगे एक पतली सी कॉपी में, और उन नोट्सों को बार बार रिवाइज करेंगे और बार बार संकीर्ण करोगे उन्हें। वो जो चीज़ आपको ऐसी लग रही है कि ये मेरे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी नहीं है, आप उनको हटा लोगे अपने एग्ज़ाम पे। नोट्सों को अपने को बार बार क्या करते रहोगे, रिवाइज करते रहोगे, और उन्हें शॉर्ट से शॉर्ट की लिस्ट में ले जाओगे, जिससे एग्ज़ाम वाले दिन आपके पास पतले से नोट्स हों आपके, और उन पतले से नोट्सों को आप बार बार रिवाइज कर सको, जब ही आपको होगा। क्योंकि सफलता के लिए रिवीजन बहुत ज़रूरी है। पढ़ कितना भी लो, पढ़ और कहीं से भी पढ़ लो, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। आपने रिवीजन नहीं किया, चीज़ों को बार बार रिवाइज नहीं किया, तो आंसर क्लिक नहीं होता। एग्जामिनेशन में आंसर क्लिक नहीं हुआ आपका, तो आपकी पढ़ाई का कोई मतलब ही नहीं रहा। और आंसर क्लिक तभी हो सकता है जब आपने रिवीजन बार बार किया हो। और रिवीजन के लिए आपको मैं बता रहा हूँ कि मेरी जो क्लास होगी, इसके लिए मैं आपको रोज़ाना की जो मैंने सोर्स बताए हैं उन सोर्सों से न्यूज़ उठेंगी। उन न्यूज़ के बाद में वीकली एक आपके एक मैराथन के रूप में होगी, जिसमें वीकली खबरें होंगी, आप वो भी देख सकते हैं। और उसके बाद एक मंथली खबर का एक मैराथन लगाएंगे, जिसमें पूरे महीने की खबरें शामिल होंगी। और खबरों का फॉर्मेट दो ही तरह का होगा, एक तो आपको न्यूज़ पढ़ाई जाएगी, उसके बाद आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस कराया जाएगा उन्हीं न्यूज़ों से संबंधित, जिससे आपको दिमाग को ट्रेंड किया जा सके एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए। यहाँ पे हम आगे चलते हैं। यह पुरस्कार उक्त वर्षों में तत्काल एवं पूर्ववर्ती 5 वर्षों में 1 जनवरी 2014 से 31 दिसंबर 2018 के मध्य में दिया गया प्रकाशित पुस्तकों पर विचार करते हुए प्रदान किया गया। पुरस्कार विजेताओं को बाद में आयोजित होने वाले विशेष समारोह में पुरस्कार के रूप में एक उत्कीर्ण ताम्रपत्र 1 लाख रुपए का चेक प्रदान किया जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक पुरस्कार। प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक की तरफ पुरस्कार है, ये महाराष्ट्र की न्यूज़ है। महाराष्ट्र के साथ साथ पूरे देश की न्यूज़ इसलिए बन जाती है कि लोकमान्य तिलक को हम पूरे देश का नेता के रूप में जानते हैं। जहाँ तक आज़ादी की लड़ाई में आपने 3 नाम सुने हुए होंगे, लाल, बाल और पाल। ये कैसे नेता थे? गरम दल के नेता थे जी। कौन से दल के? गरम दल के। महाराष्ट्र का खून है मराठा का, तो आपको अंदाज़ा लग जाना चाहिए कि गरम दल के ही होंगे। लाल मतलब लाला लाजपत राय, जो कि पंजाब के थे। विपिन चंद्र पाल जो कि कहाँ के थे? बंगाल के थे। और बाल गंगाधर तिलक जो महाराष्ट्र के रहने वाले थे। उनके नाम पर एक ट्रस्ट है। वो ट्रस्ट क्या करता है कि पुरस्कार देता है, और उसने इस बार अपना पुरस्कार किसको दिया है? पुणे में स्थित सीरम इंस्टीट्यूट जो कि अभी आपने कोविड-19 सुना है कि कोवैक्सीन जो लगाई हुई है, कोवैक्सीन इन्हीं की बनाई हुई है। कोविशील्ड जो वैक्सीन है वो इन कोवैक्सीन के पुणे के द्वारा बनाई हुई है। और हमारे देश की कितनी पॉपुलेशन की इस संस्था ने सेवा की है। उनके संस्थापक को जिनका नाम है व्यवसायी सायस पूनेवाला को लोकमान्य तिलक का पुरस्कार 2021 दिया गया है, उनकी एक ट्रस्ट के द्वारा जो लोकमान्य राष्ट्रीय लोकमान्य तिलक पुरस्कार समारोह प्रत्येक वर्ष 1 अगस्त को दिया जाता है। 1 अगस्त को लोकमान्य तिलक की पुण्यतिथि मनाई जाती है। आपको याद होगा 1 अगस्त 1920 गांधी जी का असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। गांधी जी ने इसी दिन शुरू किया था, और गांधी जी बहुत दुखी हुए थे लोकमान्य तिलक की इस मृत्यु के उपलक्ष्य में उन्होंने ये किया था। और पुरस्कार में विजेताओं के लिए क्या दिया जाता है? 1 लाख रुपए नगद पुरस्कार और स्मृति चिन्ह दिए जाते हैं। पुरस्कार पहली बार 1983 में दिया गया था। ये भी बात आपको नोट कर लेनी चाहिए कि पुरस्कार के बारे में पूछ सकता है कि ये कब दिया गया था। पहली बार 1983 से लगातार दिया जा रहा है, और कुछ प्रतिष्ठित लोगों को दिया जा चुका है। प्रतिष्ठित लोगों में आपके जैसे हमारे पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, डॉक्टर मनमोहन सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी को भला कौन नहीं जानता। इन्फोसिस के संस्थापक हैं आपके
नारायण मूर्ति जी, इनको भी ये सम्मान, और पूर्व राष्ट्रपति रहे हमारे प्रणब मुखर्जी, उनको भी ये सम्मान दिया चुका है। तो उसी सम्मान की लिस्ट में हमारे पुणे में स्थित सीरम इंस्टीट्यूट के संस्थापक हैं आपके साइरस पुणे वाला, उनको भी शामिल कर लिया गया है। और अच्छा काम किया उन्होंने, देश की सेवा की है इतनी सारी वैक्सीन बना करके। और आगे हम बात करते हैं एक और न्यूज़ पर। एक धमाकेदार न्यूज़ ये इसलिए है क्योंकि जब से मोदी जी की सरकार बनी है, डिजिटल इंडिया का नारा दिया जा रहा है। डिजिटल इंडिया के नारे के थ्रू हम ये है कि हम पूरे देश को डिजिटल करना चाहते हैं। भारत नेट नाम की भी योजना चल रही है। भारत नेट नाम की जो योजना है उसमें क्या किया जाता है कि ग्राम पंचायत को ब्रॉडबैंड से जोड़ा जा रहा है। जब ब्रॉडबैंड से आप जोड़ दोगे तो वहाँ पे नेट पहुँचेगा, और नेट पहुँचेगा तो डिजिटली रूप से लोग साक्षर होंगे। जब डिजिटली रूप से लोग साक्षर होंगे तो देश का विकास तीव्र गति से होता है। उसी के परिप्रेक्ष्य में मोदी जी ने एक और लगाया है, ई रुपी डिजिटल भुगतान का किया है। ई रुपी डिजिटल भुगतान में क्या होगा, ये सबसे पहले तो ये मोदी जी ने 2 अगस्त 2021 को चलाई गई है। इसमें क्या होगा, एक ई रुपी वाउचर टाइप होगा, उस वाउचर को दिखा के हम अपना पेमेंट कर सकते हैं। एक तरह का बार कोड सा हमारे जनरेट होगा जो हमारे मोबाइल पे एसएमएस के रूप में आएगा, और ग्रामीण क्षेत्र में इसका बहुत ज़्यादा यूज हो सकता है और बहुत ज़्यादा इससे सुविधा मिल सकती है। कैश हमें रखना ही पड़ेगा। कैश को हम कम से कम करने की कोशिश कर रहे हैं। करने की कोशिश इस वजह से कर रहे हैं कि कैश को हम यूज कम करेंगे। पहली बात तो कैश छापने में जो हमारे देश की लागत मनी जो लगती है वो कम होगी। जब लागत मनी कम हो जाएगी तो देश का खर्चा कम होगा, और हमारे कैश काम ही क्या आता है, चीज़ों की वस्तुओं के आदान प्रदान करने के ही काम आता है, खरीदने बेचने के लिए। तो वो अगर डिजिटली रूप से हो जाएगा तो हम कैश का घर में रख के करेंगे भी क्या, हमें तो उसको चीज़ें खरीदने और बेचने के लिए उसका यूज होता है। देखेंगे इसमें आगे क्या है कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये हमारी संस्था है जो कि नेशनल पेमेंट को संभालती है, उसने इसको बनाया है। यूपीआई प्लेटफॉर्म पर ई रुपी प्लेटफॉर्म विकसित किया है। इसे वित्तीय विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं प्राधिकरण के सहयोग से लॉन्च किया गया है। इस प्लेटफॉर्म का उपयोग आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, उर्वरक सब्सिडी, बहुत सारी जो हमारी योजना चल रही हैं उनके डीबीटी के में इसका यूज होगा, और जिससे बहुत सारा हमारा पैसा बच सकता है। निजी क्षेत्र भी अपने कर्मचारी कल्याण एवं कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी कार्यक्रमों के तहत इन डिजिटल वाउचरों का लाभ उठा सकते हैं। बहुत अच्छी तरह से हम डिजिटली रूप से इसको फॉर्मेट यूज करेंगे। हमारा जो कैश है, जो मार्केट में होता है, जिसके चुरने का डर रहता है, जिसके कहीं पे गुम होने का डर रहता है, कहीं गिरने का डर रहता है, वो चीज़ें डिजिटली पेमेंट से सॉल्व आसानी से हो जाती है। इसीलिए तीसरी ये अगली न्यूज़ है। अगली न्यूज़ राजस्थान से संबंधित है। राजस्थान का 73वां राजस्थान दिवस मनाया गया है जी। कब मनाया जाता है आपको पता होगा, राजस्थान के लोगों को तो बहुत अच्छी तरह पता होगा। 30 मार्च को हम मनाते हैं। अभी फ़िलहाल में कौन सा बनाया है, 73वां। आपको ये बात समझ लेनी चाहिए कि अब राजस्थान का एकीकरण आपके किसी भी राजस्थान एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। मार्च के आसपास, मार्च के 2-4 महीने इधर उधर जितने भी एग्ज़ाम होंगे, एकीकरण का प्रश्न आपके पास, एकीकरण तो आपको पढ़ के ही जाना है। एकीकरण 7 चरणों में हुआ था। कौन उसके प्रधानमंत्री बने थे, कौन कौन से ज़िले, कौन कौन सी रियासतें उसमें कौन से ग्रुप में शामिल हुई थी, ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। क्या प्रॉब्लम्स आई थी, क्या नहीं आई थी। कर्नल, यहाँ पर मैंने पीपीटी में जो चीज़ें कवर की हैं उनको आप एक बार और देख लेते हैं। वैसे तो आप पढ़ सकते हो लेकिन और पढ़ लो। राजपूताना शब्द है, जो राजपूताना शब्द सबसे पहले किसने यूज किया था, जॉर्ज थॉमस ने यूज किया था। 1818 में अंग्रेज़ों ने अजमेर एवं आधिपत्य कर समस्त रियासतों को 2 वर्गों में विभाजित कर दिया था। अजमेर पर अंग्रेज़ों ने सबसे पहले अपना मुख्यालय बनाया था, वहीं से पूरे राजस्थान के शासन को होल्ड कर रहे थे वो। कर्नल टॉड ने 1829 में उनकी प्रसिद्ध यात्रा वृत्तांत पुस्तक है, इसको याद रख लेना। इसमें से राजस्थान का इतिहास, आधुनिक राजस्थान का इतिहास पढ़ने में बहुत ज़्यादा मदद मिली है। एनाल्स एंड एंटीक्विटी ऑफ राजस्थान, कर्नल टॉड की पुस्तक है। इसको राजस्थान का आधुनिक इतिहास के लिए बहुत ज़्यादा पढ़ी जाती है। ब्रिटिश शासकों ने राजपूतों में प्रशासनिक दृष्टि से 4 एजेंसियों में बांटा। प्रत्येक रियासत में एक एक रेजिमेंट और अजमेर में एक पॉलिटिकल एजेंट नियुक्त किया गया था। ठीक है। राजपूताना की 19 रियासतों में 3 चीफ
वाले क्षेत्रों को विभिन्न चरणों में एकीकृत कर 30 मार्च 1949 को राजस्थान का गठन किया गया। एकीकरण की संपूर्ण प्रक्रिया 7 चरणों में पूरी हुई थी। 7 चरण डिटेल में आपको पढ़ना है, मैं यहाँ पर इतनी डिटेल नहीं पढ़ाया जाता क्योंकि ये हिस्ट्री का लेक्चर नहीं है। राजस्थान राज्य के पक्षी कब बने थे, ये कब बने थे और इनके वैज्ञानिक नाम क्या है, ये भी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। पक्षी आपका गौड़ा बने, राज्य पशु आपका क्या है, चिंकारा और ऊँट। चिंकारा कब बना था, 1983 में। ऊँट को 2014 में वसुंधरा राजे सरकार ने बना दिया था। कब बना दिया था, 2014 में ऊँट को बनाया था। वृक्ष, खेजड़ी और पुष्प, रोहेड़ा, ये कब बने थे, 1981 में बने थे। राज्य बास्केटबॉल खेलते ही हैं, कब बना था, 1948 में। राज्य नृत्य घूमर, केसरिया बालम, ये राज्य का क्या है, राज्य गीत है। और राज्य की मिठाई घेवर है। वास्तव में घेवर बहुत अच्छी चीज़ है, जो कि अब घेवर का मौसम आने भी वाला है, तो ये राज्य की हमारी मिठाई है। ये सब चीज़ें आपको याद करती हैं। छोटे एग्जामों में, पुलिस एग्ज़ाम है और जो हमारे जितने भी 12th लेवल के जो एग्ज़ाम है, वहाँ पे कहीं पे भी आपसे ये चीज़ों को पूछ ही लेते हैं, बार बार पूछे जाते हैं, तो आपको भी ये चीज़ याद रखनी है। और इसके साथ साथ अपने स्तर को बढ़ाना है, क्योंकि करंट के जो क्वेश्चन है वो स्तर के ही पूछे जाएंगे भाई। करंट का क्वेश्चन है वो स्तर का ही पूछा जाएगा और वो स्तर के क्वेश्चन ही आपका सिलेक्शन दिलाएंगे। ये क्वेश्चन कहीं पे भी सिलेक्शन दिलाएंगे आपका कि राजस्थान की राज्य मिठाई कौन सी है, राज्य खेल कौन सा है, ये सबको याद होते हैं। कोई भी तैयारी करने बैठता है सबसे पहले इन चीज़ों को ही पढ़ता है, और आपको वो चीज़ें आपको पढ़नी है, आपको उनसे आगे निकलने के लिए वो चीज़ें पढ़नी है जो कि वो न कर पाएँ और आप कर दें, तभी तो आप कंपटीशन, यही तो कंपटीशन है जिसको आप किस तरह से लोगों को पीछे छोड़ोगे। राजस्थान के एकीकरण में 8 वर्ष 7 माह 14 दिन लगे। टोटल दिनों की संख्या याद करें तो 3144 दिन लगे। वैसे तो ये नहीं पूछने वाली चीज़ें, पर एक फैक्ट के रूप में यहाँ पे लिख दी गई है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 8वें अनुच्छेद में देसी रियासतों का आत्मसात करने का अधिकार दिया गया है भाई। ये इम्पोर्टेंट है भाई, मैं ढूंढ के लिखा हुआ है, आपको किसी पुस्तक में नहीं मिलेगा। और पूछने वाला फैक्ट है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के 8वें अनुच्छेद में देसी रियासतों के आत्मनिर्णय का निर्णय किया है। रियासतों का सबसे ज़्यादा जो संबंध है वो राजस्थान से था, क्योंकि राजस्थान में बहुत सारी रियासतों को एक करके 19 रियासतों को एक करके हमने एक राज्य का रूप देने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने काफ़ी मेहनत की थी। और सरदार वल्लभ भाई पटेल के ही सचिव थे बीपी मेनन। उन्होंने काफ़ी मेहनत की, अलग अलग राजाओं से अलग अलग स्तर पर बातें की। उस अधिनियम में जो शर्तें थी कि 10 लाख की जनसंख्या वाला और 1 करोड़ की आय से अधिक वाला कोई भी रियासत अपने लिए अलग से देश की डिमांड कर सकती है, ये अंग्रेज़ों की एक चाल थी जिसको सरदार वल्लभ भाई पटेल और उनके सचिव बीपी मेनन जी ने ध्वस्त कर दिया। और उनको बताया कि भारत संपूर्ण एक देश है, इसकी सारी रियासतें इसमें एक माला के मोती की तरह पिरोई हुई हैं। सभी लोग एक, यहाँ पे हर तरह धर्म के लोग, हर जाति के लोग मिलजुल कर ही रहते आए हैं और हमेशा के लिए रहते रहेंगे। आप किसी तरह की फूट नहीं डाल सकते। तत्कालीन समय में इन शर्तों को पूरा करने के लिए राजस्थान में 4 रियासतें थीं। कितनी रियासतें थीं? 4 रियासतें ऐसी थी जिनकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक थी और जिनकी वार्षिक आय 1 करोड़ से अधिक थी। तो कौन कौन सी थी वो? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर। अगर ये रियासतें चाहती तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत ये अलग से भी रह सकती थी। ये डिमांड कर देती थी कि हम तो अलग रहेंगे, हम किस देश में भारतीय संघ में शामिल नहीं होंगे, हमारे पास पर्याप्त संसाधन है। लेकिन ऐसा नहीं किया, लोगों को समझाया गया भारत एक संपूर्ण देश है और इसकी सब यहाँ पे मिले जुले रहते हैं। राम लोभाया समिति राजस्थान सरकार ने ही बनाई, अशोक गहलोत जी हमारे लोकप्रिय सीएम। नए जिलों के गठन के लिए राम लोभाया एक रिटायर आईएएस ऑफिसर है, उनके अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई है। समिति का उद्देश्य क्या है? समिति का उद्देश्य ये है कि देख रहे हो आपके प्रशासनिक दृष्टि से नए जिलों की मांग की जा रही है, जैसे कि भरतपुर में डीग, बाड़मेर में बालोतरा जैसी तहसील हैं जो कि प्रशासनिक दृष्टि से इनको काफ़ी बड़ा आकार है इनका, और ये कहा जाता है कि छोटा ज़िला बना दिया जाए
इन छोटे छोटे ज़िले में इनको कन्वर्ट कर दिए जाते हैं हम पूरे स्टेट को, तो वहाँ पे विकास तीव्र गति से होता है। विकास ही एक धारणा है, लेकिन हर चीज़ के अपने दो पहलू होते हैं, एक मेरिट और एक डीमेरिट। प्रशासनिक खर्च भी बढ़ता है, लेकिन प्रशासनिक खर्च सरकार उसी के लिए कितना प्रशासनिक खर्च होगा और कितना विकास प्रभावित हो सकता है, उसी के लिए एक समिति बनाई गई है। समिति का नाम क्या है? राम लोभाया समिति। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। क्या है कि आपको पूछ लिया जा सकता है कि नए जिलों के लिए कौन सी समिति बनाई गया है, तो समिति याद हो गई। दूसरी तरह से क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि राम लोभाया समिति का संबंध किस चीज़ से है, तो उसको भी आपको बताना पड़ेगा। राम लोभाया समिति नए जिलों की संभावना तलाशने के लिए उसके ऊपर विचार करने के लिए एक समिति बनाई गई है। और इसका गठन कब किया गया है? इसका गठन किया गया है 16 मार्च 2021 को। प्रतापगढ़ राजस्थान का सबसे न्यूएस्ट जिला है जो बनाया गया था। कब बनाया गया था? 2008 में बनाया गया था। इसको याद रख लेना, क्योंकि जब राम लोभाया समिति की बात हो रही है सरकार में, तो हो सकता है आपको ये पूछ लिया जाए कि सबसे नया ज़िला कौन सा बना है, तो प्रतापगढ़ बना है। प्रतापगढ़ कौन कौन से ज़िलों से मिलके बना है वो आप देख लेंगे। चित्तौड़ जिले के अरनौद, प्रतापगढ़ और छोटी सादड़ी तहसील क्षेत्र से बना है। प्रतापगढ़ पहले कहाँ पड़ता था? चित्तौड़ जिले में पड़ता था। उदयपुर जिले से भी कुछ लिया गया। दरियाबाद और बांसवाड़ा जिले के पीपरकूट को मिलाकर एक ज़िला बनाया गया था प्रतापगढ़, जो कि अपने आप में स्वतंत्र ज़िला है। वहाँ पे स्वतंत्र जिला कलेक्टर बैठते हैं और प्रशासन करते हैं। आगे हम देखेंगे अगली न्यूज़ क्या है? मैट टेक मेडिकल डिवाइस पार्क, ये जोधपुर में खोला गया है। इम्पोर्टेंट क्यों है? यहाँ से क्या बनेगा? यहाँ से जो चीज़ें बनेंगी वो बनेंगी आपके मेडिकल से रिलेटेड चीज़ों के लिए एक पार्क बना है। मेडिकल से रिलेटेड जो डिवाइस हैं वो यहाँ पे जोधपुर में बनाई जाएंगी, उनका निर्यात किया जाएगा। जोधपुर आईआईटी के साथ इसका समझौता हुआ है। किसके साथ? जोधपुर आईआईटी की तकनीकी यहाँ पे यूज की जाएंगी और यहाँ से रीको बोरानाडा एक्सटेंशन में विकसित पार्क 223 एकड़ में होगा और यहाँ से जो मेडिकल डिवाइस है उनका निर्यात भी किया जा सकेगा। रोजगार बढ़ेंगे, देश के लिए निवेश आएगा, देश के लिए और राज्य के लिए निवेश आएगा, राज्य के लोगों को रोजगार मिलेगा। बहुत अच्छी चीज़ें हैं। विकास के पॉइंट ऑफ व्यू से लास्ट खबर में देख लेता हूँ, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट। ये आरएएस दिया हो आपने, तो आरएएस 2021 प्री में क्वेश्चन आया था। प्री में क्वेश्चन आया था कि पिछली बार जो हुआ था वो कौन सा संस्करण था? पिछली बार जब हुआ था वो 14वां संस्करण था। कौन सा संस्करण था भाई बेटो? वहाँ पे 14वां पूछा गया था, 14वां पूछा गया था। फिलहाल में कौन सा संस्करण हो गया है? फिलहाल में 15वां संस्करण हुआ था 5 मार्च 2022 से 14 मार्च 2022 तक। किस होटल में हुआ था? होटल क्लार्क आमिर में हुआ था। इसका प्रथम संस्करण कब हुआ था? 2006 में हुआ था। ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि ये पूछ लिया जाता है। दो चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, कौन सा संस्करण हुआ, दूसरी चीज़ होती है पहली बार कब हुआ था। तो ये चीज़ आपको याद रखनी होती है और ये क्या होता है, क्यों होता है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। डिस्क्रिप्टिव एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। ये विचारों का एक मेला है जिसमें विभिन्न क्षेत्रों के विद्वान लोग आते हैं, अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। जो हमारे नए स्टूडेंट हैं और नए लोग हैं जो कि किसी फील्ड में जाते हैं, उनसे वो मिलते हैं, उनके साथ विचार साझा करते हैं, अपने अनुभव शेयर करते हैं, जिससे आने वाली पीढ़ियाँ उनके अनुभव का फ़ायदा उठा के इस क्षेत्र में अपने आप को विकसित कर सकें। अपनी अपनी फील्ड में जब वो विकसित होंगे तो उससे देश का विकास होगा और देश में कलाकारों की अहमियत होती है, ये आप जानते ही हैं। तो इस तरह से हमारा ये पूरा का पूरा लेक्चर कंप्लीट हो गया है और आपको जो चीज़ हम पे समझ में आई हो, नहीं आई हो, वो मुझे आप रिव्यू के रूप में बताएंगे। उस तरह से आपका एमसीक्यू सेशन और रह गया है। इसका एमसीक्यू सेशन को मैं अगले लेक्चर में पूरा कराऊंगा। एमसीक्यू सेशन में जो न्यूज़ पढ़ा रहा हूँ उसी का एमसीक्यू सेशन होगा, जिसमें आपके दिमाग को ट्रेंड किया जाएगा कि मैंने जो खबरें आपको पढ़ाएंगे वो आपको कितनी समझ में आई, और कितनी समझ में आई तो जल्दी से आपको आंसर बताना पड़ेगा और आपका दिमाग ट्रेंड हो जाएगा ऑप्शन क्लिक करने के लिए। ऑप्शन में आप कन्फ्यूज नहीं होंगे, जब भी आप कंपटीशन में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करेंगे।
बंद करवा। ओके, आ जा तू।